Hello friends, welcome to my channel. This is my next video for the AWS EC2 instances. Basically, this is my last video for the EC2 instances, and after that we will start a practical session using a EC2 instance. Okay, so in that class we will understand how to create EC2 instance and what is how to configure these things. Okay, so now the things we will start EC2 instances. Okay, so first we will understand how to access EC2 instances. कैसे हम EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं, उसका स्टेटस कैसे चेक करते हैं, और इसमें हमारा EC2 इंस्टेंस में मेटा डेटा क्या होता है. ठीक है ना, तो ये वन बाय वन हम इसको देखते हैं. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू एक्सेस EC2 इंस्टेंस. ओके, तो इसमें पहला पॉइंट है, टू एक्सेस इंस्टेंसेस यू नीड टू की एंड की पेयर नेम. सबसे पहले आपको एक की चाहिए होगी और फिर एक की पेयर नेम होगा. ये चीज़ आपको जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको पता चलेगा कैसे हमें क्या करना है. अभी मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ इसका एक फ्लो बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं. तो हमें इसके लिए क्या करना है, यू कैन डाउनलोड द प्राइवेट की ओनली वंस. ठीक है ना, ये जो हमारी प्राइवेट की होगी ना, की पेयर जो होगा, इसको हम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तभी इसको कर सकते हैं. और अगर इसी स्टेप को हमने छोड़ दिया तो और हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गए आगे, तो वी कैन नॉट बैक नहीं जा सकते हैं, मतलब उसको फिर दोबारा से हम डाउनलोड नहीं कर सकते. तो इसीलिए आपको की पेयर को डाउनलोड करना है और इसका यूज़ आगे होगा. ठीक है, तीसरा है हमारा पब्लिक की सेव्ड बाय AWS टू मैच इट टू द की पेयर नेम एंड प्राइवेट की. ये आपस में कंपेयर करता है एट द टाइम ऑफ लॉगिन. ठीक है, EC2 इंस्टेंस का. विदाउट की पेयर यू कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंसेस वाया RDP और SSH. यानी कि आप इस की के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते RDP और SSH. जो लाइनक्स के लिए होता है, RDP होता है विंडोज़ के लिए. There is a 20 EC2 instances soft limit per account. You can submit a request to AWS to increases it. ये क्या है कि एक EC2 इंस्टेंसेस में हम 20 क्या कहते हैं, एक अकाउंट में हम EC2 इंस्टेंस के 20 इंस्टेंसेस बना सकते हैं. अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए होते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो AWS को. अब दूसरा ये है कि हमारा EC2 इंस्टेंस स्टेटस चेक कैसे करते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट AWS EC2 इंस्टेंस सर्विसेज परफॉर्म ऑटोमेटिक स्टेटस चेक एवरी 1 मिनट. ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली हर 1 मिनट के बाद चेक करता रहता है. दिस डन ऑन एवरी रनिंग EC2 इंस्टेंसेस टू आइडेंटिफाई एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इशू. वो ये चेक करने के लिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हमारा प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए वो हर मिनट पे चेक करता रहता है स्टेटस. इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटरनल प्रोसेस है. स्टेटस चेक इज बिल्ट इनटू द AWS EC2 इंस्टेंसेस. ठीक है ना, दे कैन नॉट कन्फिगर, डिलीट और डिसेबल. ये जो ऑप्शन है आप इसको ना तो डिलीट कर सकते हो, ना कन्फिगर कर सकते हो, ना डिसेबल कर सकते हो. EC2 services can send its मैट्रिक्स डेटा टू AWS क्लाउड एवरी 5 मिनट्स. मतलब ये कह रहा है कि EC2 इंस्टेंसेस का जो डेटा होता है, मैट्रिक्स डेटा होता है ना, जो क्लाउड वॉच है, बेसिकली इसका जो मॉनिटरिंग टूल है ये क्लाउड वॉच, तो इसको हर 5 मिनट में आप भेज सकते हो. बाय डिफ़ॉल्ट इसको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो. 5 मिनट तो रहेगा, मगर आप इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो कि 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद. एनेबल डिटेल्ड मॉनिटरिंग इज चार्जेबल एंड सेंड्स मैट्रिक्स इन एवरी 1 मिनट. मतलब ये जो होगा ना, अगर आप मॉनिटरिंग करवा रहे हैं ना उससे, तो ये चार्जेबल है, इसके पैसे लगेंगे. ऐसे नहीं फ्री में हो रहा होगा. फ्री में तो वो अपने आप से कर रहा है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेक. अगर आपको क्लाउड वॉच के थ्रू कुछ करवाना है ना चेक, तो उसके चार्ज लगेंगे. ये कहना चाह रहा है यू आर नॉट चार्ज फॉर EC2 इंस्टेंस. EC2 इंस्टेंस का कोई चार्ज नहीं होगा इफ़ यू आर स्टॉप्ड. अगर आपने स्टॉप कर दिया, हाउएवर अटैच EBC. मतलब ये कि EC2 इंस्टेंस आपने क्रिएट किया, स्टॉप कर दिया, मगर जो उसके साथ EBS है, अटैच्ड है, उसका चार्ज लगेगा जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे. ये वॉल्यूम होता है स्टोरेज के लिए, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज.
When you stop an EBS backed EC2 instances, जब आप EBS backed EC इंस्टेंस को स्टॉप करते हो, इंस्टेंसेस परफॉर्म अ शटडाउन, जिसके होता है ये तो परफॉर्म हो सकता है, शटडाउन कर सकते हो, स्टेट चेंजेस फ्रॉम रनिंग टू स्टॉपिंग, EBS वॉल्यूम्स रिमेन अटैच टू द इंस्टेंस, ये भी हो सकता है कि EBS अटैच रहे इंस्टेंस से। एनी डेटा बैक्ड इन रैम और इंस्टेंसेस, स्टोर वॉल्यूम इज गॉन, इंस्टेंसेस रिटेन इट्स प्राइवेट IP और इतना एडिट, ये सब IP एड्रेसेस हैं ये रहेंगे साथ में। एक्चुअली क्या है ना कि अगर आपको EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है और आपको स्टॉप करना है तो आपको देखना पड़ेगा उसके साथ साथ कौन कौन सी सर्विसेज आपके साथ अटैच हैं। या तो आप उन सबको इंडिविजुअली डिलीट कर दो या आप प्रैक्टिस के बाद EC2 इंस्टेंस को ही डिलीट कर दो, ठीक है ना, तब आपका कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर आपने स्टॉप कर दिया इसी इंस्टेंसेस को, मगर जो जो इसके साथ अटैच्ड हैं उसका फिर बिल आएगा, इसको ध्यान रखना है। ये चीज़ ये समझाने के लिए है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ आप कॉन्फ़िगर करोगे, आपको जब समझ में आएगा। अभी तो मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब ये कह रहा है EC2 इंस्टेंस टर्मिनेशन, अगर हम EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट करते हैं तो व्हाट हैपन व्हेन EC2 टर्मिनेट, व्हेन यू टर्मिनेट अ रनिंग इंस्टेंस द इंस्टेंस स्टेट्स चेंजेस अ फ्लो, पहले रनिंग से जाएगा शटडाउन पे, शटडाउन से जाएगा टर्मिनेशन पे, ठीक है ना। ड्यूरिंग द शटडाउन एंड टर्मिनेशन स्टेट यू डू नॉट इनकर चार्जेस, मतलब आप अगर आप रनिंग से शटडाउन पे जाओगे देन टर्मिनेट तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट EBS रूट डिवाइस वॉल्यूम्स आर डिलीटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द EC2 इंस्टेंस टर्मिनेटेड। ये कह रहा है कि EC2 इंस्टेंस उसी कंडीशन में EC2 इंस्टेंस का जो अटैच्ड वॉल्यूम है EBS यानी स्टोरेज जो अटैच्ड है, अगर आपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया है तो EBS का तो चार्ज लगेगा, मगर आपने अगर टर्मिनेट कर दिया है, शट डाउन करके टर्मिनेट कर दिया है, तब आपका चार्ज नहीं लगेगा, ना तो इंस्टेंस का लगेगा EC2 का, ना EBS का, वो यही बता रहा है। एनी एडिशनल नॉन बूटेबल वॉल्यूम अटैच टू द इंस्टेंस इज बाय डिफॉल्ट परसिस्टेंट आफ्टर दिस टर्मिनेटेड, और जो जो उसके साथ होगी वो सभी डिलीट हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी EC2 इंस्टेंस के साथ जो जो अटैच्ड है। अगर आप टर्मिनेट करोगे EC2 इंस्टेंस को, यू कैन मॉडिफाई बोथ बिहेवियर बाय मॉडिफाइंग द डिलीट ऑन टर्मिनेशन, आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो डिलीट ऑन टर्मिनेशन। जैसे आप डिलीट, इसमें ऑप्शन होगा कि जब आप डिलीट करो तो टर्मिनेट हो जाए एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी EBS वॉल्यूम ड्यूरिंग द इंस्टेंसेस लॉन्च और वाइल रनिंग, ये ऑप्शन भी इसमें साथ में रहेगा, ठीक है। एनेबल EC2 टर्मिनेशन अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, ठीक है ना। तो इसमें एक ऑप्शन और भी आता है कि अगर एक्सीडेंटल टर्मिनेट हो जाए तो उसको एनेबल कर दे EC2 इंस्टेंस को। अब नाउ द थिंग इज, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EC2 मेटा डेटा एंड इंस्टेंसेस यूजर डेटा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे EC2 मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, मतलब एक डेटा है जो दूसरे डेटा के बारे में बता रहा है, इसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। EC2 हमारा पता ही क्या है, एक हमारा क्लाउड से जो हम सर्विस ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड वर्चुअल सर्वर, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड हमारा EC2 होता है। दिस इज इंस्टेंस डेटा दैट यू कैन यूज टू कन्फिगर और मैनेज द इंस्टेंस, मतलब आप इसको डेटा को कन्फिगर कर सकते हो यूज करने से पहले। तो इसमें आप IP एड्रेस कौन कौन से ले सकते हो? सबसे पहले IPv4 एड्रेस लोगे, DNS होस्ट नेम लोगे, AMI ID हो लोगे, इंस्टेंस ID होगा, इंस्टेंस टाइप होगा, लोकल होस्ट नेम होगा, पब्लिक की होगा, सिक्योरिटी ग्रुप, ये आपको कुछ सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। मेटा डेटा कैन बी ओनली व्यूड फ्रॉम विद इन द इंस्टेंस इटसेल्फ, मतलब मेटा डेटा को आप केवल इंस्टेंस से ही देख सकते हो। यू हैव टू लॉग इन टू द इंस्टेंस, जब आप उसको लॉग इन करते हो। मेटा डेटा इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड मतलब ये बना हुआ। एनीवन दैट हैज एक्सेस टू इंस्टेंस कैन व्यू, मतलब ये कि जिसको राइट है एक्सेस का इंस्टेंस का वो ही उसको देख सकता है, ये प्रोटेक्टेड नहीं होता है। टू इंस्टेंस मेटा डेटा, ये इसका पाथ होता है अगर आपको मेटा डेटा को चेक करना है। दूसरा होता है इंस्टेंसेस यूजर डेटा, मतलब जो हमारे इंस्टेंसेस हैं उसका यूजर डेटा क्या होता है? डेटा सप्लाइड बाय द यूजर एट इंस्टेंस लॉन्च इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट टू बी एग्जीक्यूट ड्यूरिंग द इंस्टेंस बूट, मतलब ये कि वो डेटा जब बूट होता है इंस्टेंस
ठीक है ना। उसको हम सप्लाइड करते हैं, उसको हम डेटा यानी क्या कह रहा है, डेटा सप्लाइड बाय यूज़र, मतलब जो यूज़र डेटा सप्लाई करता है। इंस्टेंस लॉन्च मतलब है कि जब हमारा इंस्टेंस EC2 लॉन्च होता है और उसमें जो प्रोसेसिंग होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, उसको वो स्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करता है। यूज़र डेटा इज लिमिटेड टू 16 KB, यानी कि ये साइज है उसका। यू कैन यू कैन चेंज यूज़र डेटा बाय स्टॉपिंग EC2 इंस्टेंस फर्स्ट। अगर आपको यूज़र डेटा को चेंज करना है तो फर्स्ट आपको EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करना पड़ेगा। यूज़र डेटा इज़ नॉट इनक्रिप्टेड, मतलब ये कि वो बना हुआ नहीं होता है। EC2 bare metal instances non-virtual environmental operating running directly on hardware। मतलब कुछ इसमें ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिसे बेयर मेटल बोलते हैं, कि ऐसा डेटा जिसको हम सिर्फ डायरेक्ट हार्डवेयर पे डालते हैं, ना कि हम उसका वर्चुअल सर्वर बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन में कि गवर्नमेंट के कुछ रूल होते हैं कि आप वर्चुअल नहीं काम कर सकते हो, वर्चुअल सर्वर नहीं बना सकते हो, किसी कंट्री में ऐसे रूल्स होते हैं। तो आपको हार्डवेयर पे ही डालना पड़ेगा। टैक्स की वजह से वो लोग ये करते हैं कि जिससे उनका टैक्स मिले उन्हें, कंपनी किसी भी कंट्री को। तो ऐसे कंडीशन में ये ऑप्शन भी होता है EC2 में कि बेयर मेटल इंस्टेंस, यानी कि वो बेयर मेटल इंस्टेंस का ऑप्शन भी होता है कि वो नॉन वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट होता है, यानी कि उसमें वर्चुअल नहीं क्रिएट कर सकते, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है। ये स्क्रिप्ट एनक्रिप्टेड जो होता है, ये जो स्क्रिप्ट होती है। सुटेबल फॉर लाइसेंसिंग स्ट्रिक्ट टायर 1 बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है ना कि हर कंट्री चाहता है कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मान लो अगर हम वर्चुअली कहीं काम कर रहे हैं तो उस पर तो पता ही नहीं चल रहा कि हमारा कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं हम। तो उन्होंने कि कोई कंट्री ऐसा होता है कि हमारे देश में आप कोई भी काम वर्चुअली नहीं करोगे, आपको हार्डवेयर पे करना है। हार्डवेयर पे डालोगे तो यानी कि आपको पे करना है टैक्स। तो इसलिए AWS ने ये ऑप्शन भी दे दिया है कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि किसी कंट्री में ऐसे रूल हैं कि आपको वर्चुअल नॉन वर्चुअल क्या कहते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, मतलब आप वर्चुअल सर्वर नहीं क्रिएट कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में आप बेयर मेटल इंस्टेंसेस का ऑप्शन AWS में दिया हुआ होता है। उसको आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम पे हार्डवेयर के थ्रू डाल सकते हो, ठीक है ना। और आपको ये देखना पड़ेगा ये सॉफ्टवेयर, ये जो आपके मिलेंगे i3 मेटल, i5 मेटल, R5 मेटल, जहाँ पे मेटल वर्ड आएगा ना, उसका मतलब ये है कि आप बेयर मेटल का यूज़ कर रहे हो इंस्टेंसेस का। तो आप ये समझ जाओ कि ये आपको बेयर मेटल है, यानी कि यू आर यूजिंग EC2 इंस्टेंस डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। एक दो बार आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज एंड इंस्टेंस स्टोरेज, मतलब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। जो मैंने आपको बताया था ना EC2, क्या EC2 में हम EBS होता है, ये इसमें ऑटोमेटिकली अटैच्ड रहता है। और एक होता है इंस्टेंस स्टोरेज, मतलब दो स्टोरेज होते हैं, इलास्टिक होता है और एक होता है इंस्टेंस। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है। मोस्ट कॉमन रिप्लिकेट विद A to Z, मतलब जैसे ही हम कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके साथ मोस्टली अटैच्ड रहता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। EBS वॉल्यूम अटैच्ड एट लॉन्च आर डिलीट व्हेन द इंस्टेंस टर्मिनेट, मतलब जो EBS अटैच्ड है एट द टाइम ऑफ लॉन्च, डिलीट तभी होगा जब वो टर्मिनेट होगा EC2 इंस्टेंस, ठीक है ना। टर्मिनेट मतलब अगर आप उसको EC2 इंस्टेंस को आप स्टॉप कर दोगे तो EC2 इंस्टेंस का तो चार्जेस नहीं आएगा, मगर EBS का चार्ज रहेगा। तो इसीलिए आपको ये तो डिलीट करना है या टर्मिनेट करना है इंस्टेंस को। EBS रनिंग इंस्टेंस आर नॉट डिलीटेड, जो EBS वॉल्यूम्स अटैच टू है रनिंग, मतलब ये कि अगर आप EBS को खाली डिलीट करना चाहो तो नहीं कर सकते, आपको EC2 के साथ ही उसको डिलीट करना पड़ेगा। व्हेन इंस्टेंसेस टर्मिनेटेड
बट आर डी अटैच विद डेटा इंटरेक्ट, मतलब अगर आप किसी को EBS को टर्मिनेट करना चाहो बट डिटैच विद डेटा इंटरेक्ट, मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इंस्टेंस को तो आपने टर्मिनेट कर दिया बट आप EBS को रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, मगर आप उसका देना पड़ेगा पैसा, ये कहना चाह रहा है सीवा। EBS बैक्ड इंस्टेंस मतलब ये एक बैक साइड में स्टोरेज होता है। दूसरा होता है हमारे पास इंस्टेंस स्टोरेज, फिजिकली अटैच टू द होस्ट सर्वर, मतलब ये होस्ट सर्वर पे फिजिकली अटैच करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, एक होता है हमारे पास, जैसे हमने कोई लैपटॉप लिया उसमें एक हार्ड डिस्क या SSD लगा हुआ आता है। दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, वो होता है क्या, हम एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर डेटा डालना। तो इंस्टेंस स्टोरेज लाइक दैट, डेटा नॉट लॉस्ट व्हेन OS इज रिबूटेड, मतलब ये कि अगर आपने OS अपना जो इंस्टेंस है उसका आपने क्या कहते हैं रिबूट किया, तो जो आपका इंस्टेंस स्टोरेज है वो डिलीट नहीं होगा। डेटा लॉस्ट व्हेन, डेटा तभी लॉस्ट होगा अंडरलाइंग ड्राइव फेल्स, मतलब जो आपके साथ अटैच है ना इंस्टेंस स्टोरेज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दैट इज कॉल्ड, अगर वो ख़राब हो जाए तभी वो डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। यू कैन नॉट डिटैच और अटैच टुगेदर इंस्टेंसेस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि आप यू कांट डिटैच और अटैच टुगेदर इंस्टेंसेस, मतलब ये कि आप EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज और इंस्टेंस को एक साथ नहीं कर सकते अटैच। डोंट रिलाई ऑन द वैल्यूएबल लॉन्ग टर्म डेटा, मतलब इसमें यह है कि ये बेसिकली क्या है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, तो आप इस पर लॉन्ग टर्म रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा, बाई चांस वो ख़राब हो गया तो, ठीक है ना। तो इसीलिए EBS ज़्यादा सिक्योर है कंपेयर टू इंस्टेंस स्टोरेज, क्योंकि वो जो है ना EBS EC2 इंस्टेंस यानी किसी क्लाउड के सर्वर पे स्टोर डेटा रहता है तो वो ज़्यादा सिक्योर रहता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा लास्ट EC2 इंस्टेंसेस का चैप्टर। तो मैंने जितने भी EC2 इंस्टेंसेस हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। अगर अभी भी कोई किसी को इशू है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। अब आने वाले जो सीरीज़ होगी हमारा मोस्टली प्रैक्टिकली होगा EC2 इंस्टेंस पे काम करने का, कैसे हम अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, वर्चुअल सर्वर पे कैसे काम करते हैं, हम AWS क्लाउड पे कैसे काम करते हैं, आपको लाइव करके दिखाया जाएगा प्रैक्टिकल के साथ। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।